Hello students, my name is Lalita, Assistant Professor in English, RD Girls College, Bharatpur. Today we will study the poem 3 Years She Grew. This is a poem written by William Wordsworth. William Wordsworth was a great romantic poet. He was born in 1717 and died in 1850. Here is the poem 3 Years She Grew. Let's read the poem. 3 years she grew in sun and shower. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take. She shall be mine, and I will make a lady of my own. 3 years she grew is made up of 7 6-line stanzas that each have an A, B, C, B rhyme scheme. This poem is one of a set usually called the Lucy poems. The identity of Lucy has never been discovered. Nature takes on an interesting role in this poem. She is beautiful and giving, and yet ultimately dictates the circumstances of Lucy's death. The poem becomes a beautiful elegy written to a woman who has died and who Wordsworth admired not only for her beauty but also for her connection to nature, which Wordsworth felt was the highest possible achievement. This is a poem, and it is considered that Lucy was her daughter who died in 1812 when she was 3 years old, whom he could never forget. लूसी ऐसा माना जाता है कि ये उन्होंने कविता अपनी बेटी जिनका नाम कैथरीन था उनके लिए लिखी है। यहाँ हम देखते हैं कि इस पोएम की जो मुख्य थीम है उसमें लव, डेथ, ब्यूटी, नेचर एंड टाइम है। हम इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। 3 years she grew in sun and shower. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take. She shall be mine, and I will make a lady of my own. Here Wordsworth says that, the poet says that 3 years she grew. See, the word is used for Lucy. The poet says that 3 years she grew in sun and shower. It means she was 3 years old and she was growing in sun and shower. It means उन्होंने उस लूसी ने सन एंड शावर यानी उसने सूर्य की जो उसमें है उसको भी देखा है और बरसात भी देखी है, यानी कि उसने हर मौसम या प्रकृति के या नेचर के हर एक स्वरूप का आनंद लिया है। उसने अपने 3 साल के जीवन को बहुत अच्छे से जिया है। देन नेचर सेड, उसके बाद नेचर है, यहाँ पे नेचर का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। नेचर सेड, नेचर कहती है कि लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन. This child I to myself will take, she shall be mine, and I will make a lady of my own. नेचर कहती है कि लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन. इस तरह का एक लवली और ब्यूटीफुल फ्लावर इस पृथ्वी पे पहले कभी नहीं देखा गया है. दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, और जो ये बच्चा है, बालक है, इसको मैं खुद अपने पास बुला लूँगी. सी शैल बी माइन, ये मेरी हो जाएगी. एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन, और इसको मैं अपनी लेडी बनाऊंगी, यानी मेरा कंपेनियन बनाऊंगी, मैं इसे अपने साथ रखूंगी. माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लव एंड इम्पल्स, एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बावर, शैल फील एन ओवरसीविंग पावर टू किंडल और स्ट्रीम. यहाँ नेचर का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, और नेचर कहती है कि माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लो एंड इम्पल्स. यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो लो एंड इम्पल्स कॉन्ट्रेरी वर्ड्स हैं. लो मीन्स डिसिप्लिन होता है, और इम्पल्स मीन्स एक सडन इम्पल्स होती है जिसमें आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं. तो नेचर कहती है कि माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लो एंड इम्पल्स, यानी कि नेचर खुद कहती है कि मैं अपनी प्रिय की खुद लो और इम्पल्स दोनों बनूंगी, यानी कि मैं उसमें डिसिप्लिन भी लाऊंगी और उसको स्वतंत्र करने की जो एक इम्पल्स होती है, जो एक क्षणिक भावनाएं होती हैं, वो खुद मैं उसके अंदर प्रोवाइड करवाऊंगी. एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड इन हेवन, इन ग्लेड एंड बावर, शैल फील एन ओवरसीइंग पावर टू किंडल और स्ट्रीम. और मेरे साथ
ये जो लड़की है चट्टानों पे, मैदानों में, पृथ्वी पे, आसमान में, इन ग्लेड एंड बावर, जो मैदान हैं, जो बावर यानी जो बगीचे हैं, उनमें सेल्फ फील एंड ओवरसीइंग पावर, वहाँ मैं, कवि कहता कि वहाँ मैं फील एंड ओवरसीइंग पावर। ओवरसीइंग मीन्स समवन लाइक सुपरवाइजिंग और ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम द स्काई टू किंडल और रिस्ट्रेन, यानी कि मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वो मुझे कहीं ऊपर से देख रही है, और ऐसी फीलिंग को उस टाइम जब मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि वो मुझे कहीं से देख रही है, हर जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से वो मुझे देख रही है, तो उस समय हो सकता है कि समय के अनुसार मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाऊँ, या और ज़्यादा वो मेरी भावनाएँ हैं जो प्रकट हो जाए। She shall be sportive as the fawn that wild with glee across the lawn, or up the mountains springs, and hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insensate things. She shall be sportive as the fawn. यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं सी सेल बी स्पोर्टिव एज द फोन। ऐसा माना जाता है कि ल्यूसिया कैथराइन जो उनकी बेटी थी, उनकी डेथ पोलियो के कारण हो गई थी, तो वो कहते कि सी सेल बी स्पोर्टिव एज द फोन, कि वो इतनी स्पोर्टिव या इतनी उत्सुक होगी खेलने कूदने में जैसे कि एक फ़ोन होता है, एक हिरन का बच्चा होता है, दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, और जो कि अपनी प्रसन्नता या खुशी के मारे एक लॉन में या मैदान में घूमता है, और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, और ऊंची पहाड़ियों पे घूमता है, दौड़ता है। यहाँ पे कवि अपनी डिज़ायर प्रकट करता है कि बिकॉज ऑफ पोलियो शी कुड नॉट मूव, जो आपकी जो लिमिटेशंस थी एज ए ह्यूमन बीइंग, आप जब नेचर के पास चले जाते हो तो वहाँ आपको नेचर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है, वहाँ आपकी जो बीमारियाँ हैं या जो आपकी लिमिटेशंस है एज ए ह्यूमन बीइंग वो प्रकट नहीं होती है। एंड हर सेल बी द ब्रीदिंग बाम एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम, और जो उसकी जो सांसें हैं जो उस एक ब्रीदिंग बाम की तरह प्रतीत होंगे। एंड हर द साइलेंस एंड द काम, और वहाँ वो जो साइलेंस है, जो काम है, जो शांति है, उसको महसूस कर पाएगी। ऑफ म्यूट इनसेंसिट थिंग्स, जो भी बेसुध चीज़ें होती है, जो म्यूट होती हैं, जो बोली नहीं जाती, और सारी चीज़ों को क्या कर पाएगी, महसूस कर पाएगी, उन सब चीज़ों का आनंद उठा पाएगी जो कि वो इस प्रकृति या इस धरती पे, पृथ्वी पे नहीं कर पाती है ह्यूमन बीइंग। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट shall lend to her, for her the willow bend, nor shall she fail to see, even in the motion of the storm, graced that shall mould the maiden's form by silent sympathy. The floating cloud their state shall lend, और जो आसमान के जो बादल हैं वो भी अपने आप को उसके लिए प्रकट कर देंगे। इट मीन्स ऐसा लगता है कि वो बादलों पे घूम रही हो, उड़ रही हो। फॉर हर द विलो बैंड, और उसके लिए जो विलो के जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो भी झुक जाएंगे, उनके साथ वो खेलेगी। नॉर सेल सी फेल टू सी इवन इन द मोशन ऑफ द स्ट्रॉम, ग्रेस दैट सेल माउल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपथी। नॉर सेल सी फेल टू सी, और इन सब चीज़ों के बावजूद वो ये चीज़ देखने में कभी फेल नहीं होगी। इवन इन द मोशन ऑफ द स्ट्रॉम, चाहे कितने भयंकर तूफान आ रहे हों, दैट सेल माउल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपथी, जो उस एक मेडन की फॉर्म में या एक कन्या की फॉर्म में डाल देंगे या ढाल देंगे, ये सारी चीज़ें, ये सब उसे देखने में फेल नहीं कर सकती कि मैं उसके लिए एक साइलेंट सिंपथी महसूस करता हूँ। दो मैं उसके लिए रोता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा पीड़ा मुझे होती है, इस चीज़ को मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों को वो खुद आराम से महसूस कर पाएगी। The stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place, where rivulet dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. The stars of midnight shall be dear to her, और जो मध्य रात्रि के जो सितारे होते हैं वो उसके लिए बहुत प्रिय होंगे, यानी वो उसे बहुत प्यारे लगेंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर इन मैनी ए सीक्रेट प्लेसेस वेयर राइवलेट डांस देयर वेवार्ड राउंड, एंड सी शैल लीन हर ईयर, यानी कि वो अपने कानों से इन मैनी ए सीक्रेट प्लेस, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट प्लेस या स्थान होते हैं जहाँ छोटे छोटे नदियाँ नाले बहती हैं, जिनकी आवाज़
वो सुनेगी। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड विल पास इनटू हर फेस। और जो मर्मरिंग साउंड होती है, जो थोड़ी थोड़ी फुसफुसाहट की जो साउंड होती है, आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वो उसके चेहरे से होते हुए गुजरेगी। And vital feelings of delight shall rear her from the stately height. Her virgin bosom swells. Such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy dell. And vital feeling of delight shall rear her from to stately heights. और जितनी भी वाइटल से विस्तृत फीलिंग्स होती हैं डिलाइट या खुशियों की, shall rear her from into to stately height, वो उसे एक स्टेटली हाइट में ग्रो अप करेगी। यानी कि लूसी है जो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, ग्रो अप करेगी। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, हर वर्जिन बॉसम स्वेल मीन्स कि वो बड़ी हो जाएगी। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, व्हाइल सी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डे। ऐसी सोच मैं उसके लिए रखता हूँ, लूसी के लिए रखता हूँ। While she and I together live here in this happy dell, जब मैं और लूसी साथ साथ इस छोटे से हैप्पी डेल में, या छोटा सा जो हमारा घर है उसमें रहते थे। डेल मीन्स एक छोटा सा घास फूस या छोटी छोटी पत्तियों से घिरा हुआ एक घर होता है। Thus nature spake, the work was done। और इस प्रकार नेचर है, जो फाइनल स्टेंजा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें नेचर कहती है द वर्क वाज डन, कि मेरा जो कार्य है वो पूर्ण हो गया। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, कितनी जल्दी मेरी लूसी की जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई है। रेस वाज रन यहाँ पे एलिट्रेशन है। सी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस ही दिस काम एंड क्वाइट सीन। कवि कहता है कि सी डाइड, वो मर गई, नेचर ने अपना कार्य कर दिया, यानी नेचर ने उसे अपने साथ ले गई है या अपने पास बुला लिया है। एंड लेफ्ट टू मी दिस हीथ दिस काम एंड क्वाइट सीन, और मेरे लिए जो ये हीथ है, जो टीले हैं, और ये जो काम और क्वाइट जो सीन है, एकदम शांत नज़ारा है, वो छोड़ दिया है। द मेमोरी ऑफ वाट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी, और उसके साथ वो सब यादें जो मैंने उसके साथ बिताई हैं वो सब, एंड नेवर मोर विल बी, ये सब चीज़ें अब मेरे पास दोबारा नहीं आएंगी। Now I have a little analysis of the Lucy series. It is a series of 5 poems composed by William Wordsworth from 1798 to 1801. 3 years she grew is made of 7 6-line stanzas. Each have A, B, C, B rhyme scheme. This poem is one of a set of usually called Lucy poems. The identity of Lucy is never been discovered. Imagination was intellect, reason apply with the elements. Lucy poems emphasizes the abstract ideals of nature, beauty, love, longing and death. Here you can see what are the main themes of this poem. That is nature. Here you see from the beginning to end that nature took Lucy with herself. Beauty, here nature admires the beauty of Lucy. Love, the love that nature and the poet shows towards Lucy. Longing, the longing and desire of the poet for Lucy. And death, finally death comes and Lucy died. Nature then expound on what it means to be nature's lady for several stanzas. The poem becomes the beautiful elegy written to women who had died and who Wordsworth admired not only for her beauty but also for her connection to nature, which Wordsworth felt was the highest possible achievement. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक कविता है जो किसी की डेथ पे लिखी हुई है। इट मीन्स लूसी जो भी थी, जिसकी आइडेंटिटी अननोन है, वो मर जाती है और उसकी याद में पोइट ने ये जो पोएम लिखी है, तो ये इलेजी है। और यहाँ पे कवि है जो न केवल लूसी के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करता है बल्कि जो नेचर है उसका जो लगाव लूसी से है उसको भी शो करता है। 3 years she grew in sun and shower, then nature said, a lovelier flower on earth was never shown. This child to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own. It means नेचर है जो लूसी को अप्रिशिएट करती है एज ए लवलियर फ्लावर, बहुत सुंदर फ्लावर जिसे जैसे कि पृथ्वी पे कभी देखा नहीं गया है, और वो यह प्रकृति है जो लूसी को अपने साथ ले जाना चाहती है।
Very beginning of the poem typically romantic in its emphasis on harmony between humans and nature, the beauty and innocence of children, the resemblance of children of flowers, and the sadness potentially provoked by the death of the children. The entire poem is typical of Wordsworth's emphasis on beauty of physical nature, an emphasis that is one of the chief characteristic of romantic poem. यहाँ जो कवि है जो फिजिकल नेचर है उसकी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है और ये रोमांटिक पोएम्स की एक बहुत बड़ी विशेषता है. A girl grew up among the basic nature's element of sun and shower, phrasing that already prepares us for comparison. Apparently, girl was appealing that personifies nature in essence to adopt the girl as her own. Wordsworth believes in general that human beings profit from their contact with the beauty of nature, and in this poem the girl is an unusual specific instance of nature's beneficial influence. Nature will motivate the girl to grow in right way by encouraging or kind proper impulse. In several stanzas, it is described that she will be everywhere, playing with the beautiful animals in valleys, in mountains, being a part of the rocks, the earth, the heaven, cloud, the trees and storms. Lucy will be living with nature, enjoying it, and Lucy will be constant communication. And this is the final stanza. Here we come to know that Lucy is dead, she is no more. Nature have taken Lucy with itself. Thus the poem ends. So here the poem ends. Thank you.